Morning, everyone. मेरी वॉइस आ रही है? मैं वॉइस क्लियर? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? एक बार चैट बॉक्स में अनम्यूट करके बता दीजिए। एम आई ऑडिबल? ओके। ओके। 3 more minutes, 3 more minutes, and then we'll start with the class. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अदर्स विल ज्वाइन एज फॉरवर्ड। स्क्रीन स्क्रीन कंफर्मेशन स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? इसमें स्क्रीन विजिबल? क्या आवाज कोई भी एक्टिव क्यों नहीं है? ओके। ठीक है। तो ओके, ठीक है। कल लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस थे। पहला तो ये था उससे रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड। तो ऑलरेडी ऐप पे है, ऐप पे रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं। बट उनको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। यू नीड टू ओपन द ऐप एंड देन आपको वहीं से उसे अवेल करना होगा। और वो चीज हो गया। उसके अलावा मॉक टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सेम मॉक टेस्ट कितनी कितनी बार दे सकते हैं। तो एन नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी भी बार, अब जितनी भी बार चाहो आप सेम मॉक टेस्ट दे सकते हो। क्वेश्चन सेम रहेंगे एक मॉक टेस्ट में। जैसे एक चैप्टर है, उसका एक मॉक टेस्ट आपने लिया तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर से आपने दिया, आपने देखा अच्छा ये गलत हुआ है, आपने एक्सप्लेनेशन लिया, आपने पढ़ा, फिर से दे दिया। तो वो आप कर सकते हो। क्वेश्चंस उसमें सेम रहेंगे। वो चेंज हो सकता है, सीक्वेंस चेंज हो सकता है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में फिर आपको डिफरेंट क्वेश्चन। तो ये ऐसा मॉक टेस्ट का है। और उसके अलावा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना भी है। आप जैसे रिवीजन का तरीका यही है कि आपने पढ़ा, आपने आज एक चैप्टर पढ़ा, जैसे हम लोग आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जितने इम्पोर्टेंट 30-35 क्वेश्चन है वो कवर कर लेगा चैप्टर को। तो उससे आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा उसी पॉइंट पे।
और इस मॉक टेस्ट से आपको आगे भी फायदा होगा। मॉक टेस्ट से ये रहता है ना, कई बार क्या होता है कि हम लोग ने हो सकता है थियोरेटिकल उस चीज को कवर ना किया हो, बट आपने देखा अच्छा इससे क्वेश्चन आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, क्वेरी रेज कर सकते हो कि हम ये टॉपिक आया था और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बाकी लोग का भी फायदा हो जाएगा। राइट। तो मॉक टेस्ट का ये है, बाकी ऐप में है, ऐप में सारी चीज है, आप ऐप में देख सकते हो, आप क्वेरी भी रेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोगों को मॉड्यूल ए का यूनिट 9 से स्टार्ट करना है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से इम्पोर्टेंट, हम उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास आईएमएफ। आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक फंड है। फंड यानी कि कलेक्शन ऑफ मनी, इट इज अ फंड। एंड अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए देर आर फ्यू थिंग्स टू रिमेम्बर व्हाट आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज द ईयर इन विच इट वाज फॉर्म, द ईयर इन विच इट वाज फॉर्म। सेकेंड, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, कितने मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स। सारे मेंबर्स के नाम नहीं याद रखेंगे तो भी ठीक है, बट ये याद रखना है वेदर इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। इंडिया मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इंडिया मेंबर नहीं, ये याद है। ठीक है, तो बस अगर ये चार चीजें याद कर लोगे, बाकी ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है वो ऑलमोस्ट सब मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें, ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन इसको मार्क करके नोट कर लो। तो आईएमएफ, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, एंड देन इन 1990 इन 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद आईएमएफ को इनिशिएट किया गया था, बट स्टार्ट कब हुआ था, 1945 में। फॉर्म्ड इन द ईयर तो 1944। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कब फॉर्म हुआ, 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से। दो पार्ट हुए थे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से, उसमें से एक था हम लोग का आईएमएफ, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने की बात की गई थी। फर्स्ट वॉज द आईएमएफ। करेंटली इट हैज 190 मेंबर कंट्री, मेंबर कंट्रीज 190, हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर्स का है वॉशिंगटन डीसी। मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, ये फंड्स प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है टू वेरियस कंट्रीज। ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लोन्स देता है, इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इस सब के लिए। अब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, यूएन। यूनाइटेड नेशंस यूएन ही है ना। उसका अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरीके से आईएमएफ वर्क करता है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। हेडेड बाय अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड ये मैनेजिंग डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर अ 5 ईयर टर्म ऑफिस। 5 ईयर टर्म ऑफिस के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। राइट। देन यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, मिनिस्टीरियल कमिटीज एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मिनिस्टीरियल कमिटीज एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। राइट। जो गवर्निंग बॉडीज है आईएमएफ की, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आता है, तो ये रिस्पेक्टिव कंट्री से होता है। हर एक कंट्री अपना एक गवर्नर देगी, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स करते हैं, एंड देन एनुअल मीटअप होता है जिसमें सारी कंट्रीज के गवर्नर्स मिलते हैं, दे डिस्कस देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, देयर इश्यूज, ये सारी चीजें तो हर कंट्री इलेक्ट करती है। देन मिनिस्टेरियल कमिटीज जो होती हैं, देर आर टू मिनिस्टेरियल कमिटीज हियर, टू मिनिस्टेरियल कमिटीज इज देयर अदर। फर्स्ट इज द इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंस कमिटी, राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमिटी। एंड सेकेंड इज द डेवलपमेंट कमिटी। याद रखनी होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद रखता है कोई बात नहीं, कोशिश करो कि बस दिमाग में रहे कि अच्छा दो चीजें ये भी हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रहते हैं, मिनिस्टेरियल कमिटीज रहते हैं। क्या करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करने का काम होता है, जो भी इश्यूज है डेवलपिंग कंट्रीज में
डेवलपिंग कंट्रीज में वो डेवलपमेंट कमेटी देखती है। एंड देन देयर इज द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इट इज अ 24 मेंबर बोर्ड जो सारे फंड से रिलेटेड एस्पेक्ट्स, किस तरीके से फंड को मैनेज करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हो। ठीक है। फंक्शंस होते हैं तीन: रेगुलेटरी फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस और कंसल्टेटिव फंक्शंस। रेगुलेटिव फंक्शंस जो भी रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, जो हम लोग का एक्सचेंज रेट होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, तो ये रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। फिर फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं बीओपी डिसइक्विलिब्रियम के लिए, अगर किसी भी नेशन में बीओपी डिसइक्विलिब्रियम चल रहा है। एंड कंसल्टेटिव फंक्शंस होते हैं, वो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, काउंसिल प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज को, किस तरीके से कंट्री फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर सकती है, अपने डेट को कम कर सकती है। इंडिया को भी आईएमएफ ने एडवाइजेस दी थी, कंसल्टेशन दिया था कि इतने इतने साल तक अपना फिस्कल डेफिसिट कम कर दो। ठीक है, इसी तरीके से आईएमएफ वर्क करता है। फिर ऑब्जेक्टिव्स आईएमएफ के: प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन कुड बी लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ और विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ। तो फिर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज रेट। यहाँ पे अगर इंस्टेबिलिटी चल रही है, एक्सचेंज रेट इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि बीओपी, हाई एम्प्लॉयमेंट थ्रू इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। डेवलपिंग दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा फाइनेंशियल रिलेटेड, दूसरा हो जाएगा डेवलपमेंट रिलेटेड। फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बीओपी, एक्सचेंज रेट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आ जाएगा। डेवलपमेंट में जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, पावर्टी आ जाएगा, इकोनॉमिक असिस्टेंस, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें। तो दो पार्ट करता है, एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा ये डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। Now, if we talk about the relationship of IMF and India, India is a member of IMF, that too a founder member. जब आईएमएफ बना था तो उसके कुछ फाउंडर मेंबर्स थे, इंडिया वाज अमंग दोस फाउंडर मेंबर्स। एंड इंडिया, अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ना कि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, एग्जीक्यूटिव गवर्नर्स है, हर एक कंट्री अपने नेशन से बताती है कि हमारी तरफ से कौन आएगा बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो फ्रॉम इंडिया, इंडियाज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑन द आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर, राइट। इसके अलावा ऑल्टरनेट गवर्नर भी देते हैं, इफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज नॉट अवेलेबल फॉर वॉट एवर रीजंस, देन द ऑल्टरनेट गवर्नर फ्रॉम इंडिया साइड इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई, एंड दिस इंडिविजुअल, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, विल रिप्रेजेंट द कंट्री एट द आईएमएफ। जब भी आईएमएफ की मीटिंग्स होंगी, एनुअल रिव्यूज होंगे, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद इंडिया का कोटा। अब आईएमएफ में ना एसडीआर होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। कितना राइट है, कितना वोटिंग शेयर है? तो इंडिया का आईएमएफ में कोटा है एसडीआर 13,114.4 मिलियन, एंड इसकी वजह से इंडिया को शेयर होल्डिंग मिलती है 2.76%। दिस इज द एट लार्जेस्ट कोटा। जो 190 नेशंस हैं आईएमएफ के मेंबर्स, उसमें से एट लार्जेस्ट कोटा या एट लार्जेस्ट शेयर एसडीआर में या वोटिंग में किसको मिलता है? इंडिया को मिलता है। एसडीआर, एसडीआर क्या होता है, कोई बताएगा? एसडीआर क्या होता है, या फिर ये बता दो कि एसडीआर में कौन कौन सी करेंसीज हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आईएमएफ यूज करता है। कोई नहीं बताएगा? एसडीआर एक बास्केट ऑफ करेंसीज होता है। इट इज अ बास्केट ऑफ करेंसी, रिजर्व एसेट की तरह वर्क करता है। कितनी करेंसीज है ये किसी को पता है? कितनी करेंसीज है?
5 करेंसी बोल रहा है, 5 आई थिंक, हाँ ठीक है सही है, 5 करेंसीज है। 5 करेंसीज में कौन कौन सी आती है? डॉलर आता है, फिर यूरो आता है, उसके बाद येन आता है, देन देयर इज द ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, और रिसेंटली जिसको ऐड किया गया है सबसे रिसेंटली, दैट इज द चाइनीज रेनमिनबी। रेनमिनबी, इसको आगे फिर से क्लियरली कहीं नोट कर लेंगे। फिलहाल एसडीआर भी इंपॉर्टेंट है, एसडीआर से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? तो एसडीआर याद रखना, ये करेंसी है, आईएमएफ की करेंसी, बास्केट ऑफ करेंसी। फिर इसके अलावा आईएमएफ में इंडिया का रिलेशनशिप हमने देखा, ठीक है? और उसके बाद आईएमएफ ने इंडिया को कई बार एडवाइस दिया है कि किस तरीके से उसको अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है। आईएमएफ ने कई बार इंडिया को लोन्स भी दिए हैं, एंड 2000 में इंडिया ने जितने भी पहले लोन लिए थे कंप्लीटली पे बैक कर दिया। सो नाउ इंडिया अब डेट फ्री हो गया, उसने लोन सारा वापस कर दिया है, इसको, आईएमएफ को, ठीक है? तो इसके अंदर रिफॉर्म्स होते हैं, वो बताता है कि इंडिया के राइट्स को, पहले इंडिया के राइट्स 2.44 थे यहाँ पे, फिर उसको ये इंक्रीज हो गए, 2.76% हो गया है। ये इसी वजह से होता है, व्हेन they are complying, the nation is complying with the advices that are given, or whether they are paying back the interest and so on, right? तो ये है, एसडीआर हो गया। और उसके बाद फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया एक होता है, मतलब कि जो करेंसी है, फॉर अ करेंसी इफ इट वांट्स टू बी डिटरमाइंड फॉर बीइंग फ्रीली यूज्ड in any part of the world, for example dollar, so for being freely used by the IMF, इसको इस तरीके से इंटरनेशनल पेमेंट्स करने, वाइडली ट्रेड किए जाने, तभी इसको एसडीआर में या फिर फ्रीली यूज कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। तो फ्रीली यूज कैटेगरी इज यूज फॉर करेंसी, इट कैन बी यूज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई आईएमएफ, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग का आ जाता है वर्ल्ड बैंक। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हम लोग ने जो बोला था, आईएमएफ बना था, उसके साथ साथ हम लोग का आया था वर्ल्ड बैंक, ठीक है? तो ये भी बना था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद, एंड देन अगेन फॉर्म्ड इन द ईयर 1944। अब एक ये चीज है, कई जगहों पे लिखा गया है कि जो आईबीआरडी है, ये जो आईबीआरडी वाज फॉर्म्ड लेटर, इट वाज नेम्ड एज वर्ल्ड बैंक, बट अभी भी आईबीआरडी सेपरेटली वर्क कर रहा है, वर्ल्ड बैंक तो वर्क कर ही रहा है, आईबीआरडी भी वर्क कर रहा है, ठीक है? तो कब बना? 1944 में, एंड इट हैज 5 इंस्टीट्यूशंस अंडर इट। 5 institutions are working under it. These 5 institutions main objective क्या है? Sustainable solutions that reduce poverty and build a shared prosperity in developing countries. Again, reduce poverty, increase prosperity, sustainable solutions to the issue, ठीक है? तो ये हो गया हम लोगों का वर्ल्ड बैंक का मेन पर्पस। फिर जो 5 इंस्टीट्यूशंस है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आईबीआरडी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसके भी ईयर्स याद रखने हैं। आईबीआरडी 1944 में हुआ था, आईडीए, आईबीआरडी के बाद हुआ था आईएफसी, आईएफसी हुआ था 1956। आफ्टर दैट आईडीए in 1960, then ICSID 1966 and MIGA 1988। तो ये ईयर याद करने को और कुछ नहीं है, आपको ये याद करना ही होगा, ये वो चीजें जो रखनी पड़ती है, ईयर्स याद करने। तो ये सारे 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के अंडर आते हैं। आईडीए क्या करता है? जो आईबीआरडी, पहले आईबीआरडी डिस्कस कर लेते हैं। आईबीआरडी रिकंस्ट्रक्शन के लिए है, ठीक है? तो फिर जितने भी नेशंस हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करता है, लोन्स, क्रेडिट्स, ग्रांट्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन। जैसे कोई वॉर प्रोन एरिया हो गया, वॉर हुआ जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो फॉर दैट, इन दैट केस लोन्स विल बी प्रोवाइडेड बाय आईबीआरडी। देन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इट फोकसेस ऑन द poorest countries of the world, the poorest countries, it provides low to no interest, यहाँ पे no interest loans provide करता है। आईडीए प्रोवाइड्स नो इंटरेस्ट लोन्स। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये फाइनेंस, इसमें देखो लिखा हुआ ना नाम, it in its term only finance is written, so it helps in investment, its focus is on investment, it provides investment,
टू प्राइवेट कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें। मीगा, मीगा क्या है? इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ रिस्क, एनी पॉलिटिकल रिस्क दैट माइट अराइज। तो इंटरनेशनल कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको मीगा प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हम लोग ने एफडीआई बोला था, तो एफडीआई में किसी में भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी इन्वेस्टर को। एंड देन फाइनली वी हैव इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स 1966। ये इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, ये मीडिएटर की तरह एक्ट करता है। किसी दो नेशंस में या किसी दो इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्प्यूट है, लाइक मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया बट सामने वाले ने मुझे रिटर्न्स नहीं दिया, तो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम कौन करता है? आईसीएसआई, राइट? अगेन इंडिया इज द मेंबर एंड इट इज ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर, द ओरिजिनल member of the 44 signatories to the agreements reached at Bretton Woods. तो ये फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर बोथ ऑफ वर्ल्ड बैंक एज वेल एज द IM। ठीक है, उसके अलावा आईएफसी का भी फाउंडिंग मेंबर रहा है, आईडीए का भी फाउंडिंग मेंबर रहा है, एंड लेटर मीगा का इंडिया मेंबर रह चुका है। लेटर इंडिया मीगा का मेंबर रह चुका है। लेकिन आईसीएसआईडी, जो हम लोग का ये वाला है ना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट, इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईडीए, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईएफसी एंड मीगा, लेकिन ये आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद लोन्स, इंडिया को कब कब लोन्स मिले हैं वर्ल्ड बैंक से? तो आईबीआरडी लेंडिंग इंडिया 1949, इंडियन रेलवेज को 1949 में लोन दिया था। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आईएफसी ने, इन्वेस्ट करते फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडिया में इन्वेस्ट किया था 1959 में, और आईडीए ने किया था इन 1961 फॉर अ हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो कई बार इंडिया को लोन्स दिए जा चुके हैं, आईबीआरडी ने भी दिया, आईएफसी ने इन्वेस्ट भी किया, आईडीए ने भी लोन दिया। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन रहने देते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाएगी। स्ट्रेस पॉलिसी रिफॉर्म्स, ग्रेटर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, बेसिकली क्या याद रखना है? बहुत बार इन द पास्ट मेनी टाइम्स इंडिया हैज बीन प्रोवाइडेड लोन बाय द वर्ल्ड बैंक, by the IFC has invested in India, IDA has given loan to India ranging between 1949 to 1961. 1980s also, World Bank had emphasized the stress reforms policy between 2015 2018. Now, this is the recent data. World Bank has lent around 10.02 billion to India. So, केवल इस टाइम पे नहीं, but recently भी इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है between 2015 to 2018. So, this is the relationship between India and World Bank. फिर मीगा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड देता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड। यहाँ पे जरूरी क्या है कि यू नो द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड IMF। वर्ल्ड बैंक एंड IMF के बीच में डिफरेंस, राइट? वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक एक्ट्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एडवाइस टू द डेवलपिंग नेशंस जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द डेवलपिंग नेशंस। ये वर्ल्ड बैंक का फोकस है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फोकस क्या है? ये ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है, मॉनेटरी सिस्टम, बीओपी को, एक्सचेंज रेट को। तो वर्ल्ड बैंक का डेवलपमेंट फंक्शन है और IMF का क्या फंक्शन है? रेगुलेटरी फंक्शन है, वो मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे IMF किसकी बात करता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, that nations should have economic stability. World Bank focuses on economic growth. लोन्स क्यों प्रोवाइड कर रहा है? ताकि पॉवर्टी कम किए जा सके, सस्टेनेबल ग्रोथ बढ़ाई जा सके। सो वर्ल्ड बैंक फोकसेस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, IMF फोकसेस ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फिर मेंबर्स, 190 मेंबर्स IMF में है एंड 189 मेंबर्स वर्ल्ड बैंक में, इंडिया दोनों का मेंबर है, राइट? तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इन दोनों, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर ये 5 इंस्टीट्यूशंस। IMF इज अ सिंगल इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं है। वर्ल्ड बैंक हैज 5 इंस्टीट्यूशंस अंडर इट दैट आर वर्किंग इन देयर ओन रिस्पेक्टिव एरियाज। फिर आ जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, formed in the year 1995. कई बार ना ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, पुट इन द सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन, देन यू विल बी गिवन सर्टेन ऑप्शंस। IMF दे दिया जाएगा,
WTO दे दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक दे दिया जाएगा। एंड उसके अलावा फिर आप लोग को देने होंगे ईयर्स, तो आपको उन्हें सीक्वेंस में लगाना है, तो इसीलिए ईयर्स याद रखो। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन 1995, पर्पस रिडक्शन ऑफ टेरिफ्स एंड अदर बैरियर्स। देखिए नाम में क्या है, ट्रेड, तो ये ट्रेड, फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स फ्री ट्रेड, रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये नहीं याद रखना, सेंटर विलियम रैपर्ड ने जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये यहाँ का हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, मेंबरशिप 164 मेंबर्स हैं, and India is a member of WTO since 1995. मतलब when it was formed in 1995, since then only India has been a member. And 1995 में जो World Trade Organization आया, it was earlier known as GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. इसी को रिप्लेस करके फिर हम लोग का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया। ठीक है, तो इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ ऑल दीज, अब तक हम लोग जितने भी डिस्कस किए इंडिया उसका मेंबर रहा है। फिर यहाँ पे जो रिसेंटली, अच्छा इसमें ना WTO के कई सारे मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस, जैसे आपने सुना होगा ना, दोहा, दोहा राउंड है, फिर उसके बाद क्या है हम लोग का, जेनेवा राउंड है रिसेंटली जो हुआ। तो ये सारी चीजें, अब इसमें से बहुत सारे कॉन्फ्रेंस से याद कौन कौन से रखते हैं इंपॉर्टेंट, एक तो जो सबसे रिसेंटली हुआ 2022 का याद रख लो, जेनेवा में हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में रिसेंटली मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके पहले दोहा राउंड, दोहा राउंड इज इम्पोर्टेंट, दोहा राउंड दैट अकर्ड इन 2001, दोहा 2001 में। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे जो ये मीटिंग हुई थी, इंडिया ने सबसे ज्यादा अपनी एडवाइजेस रखी थी, एंड इट वाज अ सक्सेस। ट्रेड स्किल्स के बारे में बात हुई थी, इन्वायरमेंट की बात हुई थी, कंपटीशन की बात हुई थी, इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। तो दोहा WTO का जो कॉन्फ्रेंस है 2001 का, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो उससे ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस से, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंसेस से नहीं होना चाहिए। 2022 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, ये याद रखो। फिर functions of WTO: administering the trade agreements, nations when they agree enter into trade agreements to maintain that they are following the norms, that is the responsibility. Handling any kind of trade disputes, if there are trade disputes between two nations regarding export, import, quantity, quality. Technical assistance for developing countries, cooperation with other international organizations, forum for trade negotiations and monitoring the national trade policies. अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रही है तो उसको WTO बोलते हैं कि वो टैरिफ हटा दे। ठीक है, तो ये सारे WTO के फंक्शंस हैं। इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हो गई। अब कुछ रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशंस हैं। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशंस होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, in a particular area some cooperations are entered into by the nations in that area. All the nations will be included in that area, right? So most important or most popular is known as the EU, that is the European Union. Found कब हुआ? In 1993, and headquarters कहाँ है? Netherlands, right? ये हुआ। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, कुछ अवार्ड्स हैं जो कि कंडक्ट करता है, जैसे कि नोबेल पीस प्राइज अवार्ड जो है ये यूरोपियन यूनियन को मिला, ये यहाँ से कंडक्ट होता है। सब्सिडरी क्या है? मीडिया, ये सब नहीं याद रखो, याद रखो मेंबर्स। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं 28, कितने मेंबर्स हैं इसकी जरूरत नहीं है, बट 28 मेंबर्स आर देयर। और ईयू का इंडिया है क्या ईयू का मेंबर? यूरोपियन यूनियन का मेंबर इंडिया है? नो, नहीं है। ठीक है, ईयू का मेंबर नहीं। फिर उसके बाद सेकंड हम लोग का आ जाता है यूरोजोन। ठीक है, यूरोजोन, यूरोजोन इस्टेब्लिश्ड इन 1999, करेंसी यूरो। मेंबर्स कितने हैं? कंप्राइज्ड ऑफ 19 ऑफ 28 मेंबर्स ऑफ द स्टेट स्टार्स। अच्छा, अब ये भी है कि अगर नहीं याद रखना उतना ज्यादा मत याद रखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, सार्क याद रखो बिकॉज सार्क इंडिया का है। ठीक है, सार्क इंडिया का है। अब स्टैब्लिश्ड कहाँ पे? 1985 बाय ढाका, हेडक्वार्टर्स इन नेपाल। 8 कंट्रीज आर दी मेंबर्स ऑफ सार्क। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल,
बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, म्यांमार। हाँ, बर्मा, म्यांमार है। साउथ अफ्रीका, म्यांमार। एशियन और सार्क के बीच में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? एशियन अलग है, सार्क अलग है। इन सार्क के जो मेंबर्स हैं, इंडिया है, हाँ, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ गए? हो तो गए। मालदीव, मालदीव नहीं लिखा, मालदीव। ये मेंबर्स है सार्क के। ठीक है, ये मेंबर्स है सार्क के। एशियन दूसरा, एशियन में कंफ्यूज मत हो जाए। एशियन, एशियन अलग है। एशियन कब बना था? 1967 में। हेडक्वार्टर्स है इंडोनेशिया में। मेंबर्स हैं 10। मेंबर्स हैं 10। ठीक है। फिर आ जाता है ओपेक। ओपेक क्या? ये तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जितनी भी हैं, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, हाँ, वेरी गुड। फिर ओपेक जो है, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, जैसे कि इसमें कौन कौन आ जाएगा? इराक आ जाएगा, ईरान आ जाएगा, कुवैत आ जाएगा। ये सारे पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। उसका कार्टेल है। व्हाट इज अ कार्टेल? कार्टेल इज व्हेन लार्ज कंपनीज, or we can say large countries in this sense, they come together and they form a group. It is market एक situation होती है, एक market situation होती है, that is known as oligopoly. हम लोगों ने एक शायद कल परसों में भी डिस्कस किया था, नाम लिया था, डिस्कस नहीं किया था। ओलिगोपोली। So ओलिगोपोली में कार्टेल बनाते हैं। So large companies, they come together and then they control the trade. So these 13 oil exporting countries, they control the trade of petroleum all over the world. हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। 1960 बगदाद, इराक में इसको फाउंड किया गया था। दिस इज ओपेक। मेंबर नेशंस मत याद रखो, जरूरी नहीं है। जो मेन ऐसी नाम याद रहते हैं वो इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, सऊदी अरेबिया, ये सब याद रहते हैं। फिर हम लोगों के कुछ ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं जो कि नेशंस ने एंटर किए। जैसे कि इसमें आता है नाफ्टा। नाफ्टा इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, established in 1994। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है। नाफ्टा ट्रेड अग्रीमेंट किसके बीच में है? यूएस है, देन इसमें मेक्सिको है एंड कनाडा। दिस इज अ ट्रेड अग्रीमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब जो ट्रेड अग्रीमेंट होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि ये लोग एक दूसरे से किस तरीके से ट्रेड करें, कितना क्वांटिटी ऑफ ट्रेड होगा, क्या टेरिफ्स होंगे, फ्री ट्रेड होगा। तो दीज आर द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। मतलब मेक्सिको, कनाडा, यूएस में फ्री ट्रेड होगा, कोई भी टेरिफ नहीं। established in 1994। फुल फॉर्म याद रख लेना, फुल फॉर्म। देन देयर इज एपेक। एपेक का हेडक्वार्टर्स है इन जकार्ता, इंडोनेशिया। फाउंडेड 1967। मेंबर्स आर 21। अब इसके जो मेंबर्स हैं, इनका क्या काम है? ये एपेक का फुल फॉर्म, एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? एपेक का फुल फॉर्म बताइए कोई। एपेक का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हाँ, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये भी एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, राइट। इसके बाद G7। मैंने यहाँ पे केवल इसके ईयर्स दिए हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ईयर्स दिए हैं, बिकॉज ईयर्स ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो G7 कब स्टैब्लिश हुआ? 1975 में। गोल एम क्या, इसका गोल क्या था? जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ग्लोबल चैलेंजेस उसको सॉल्व करना। हेडक्वार्टर्स, अच्छा, अब G7 का कोई एक परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर या फिर कोई सेक्रेटरिएट या ऑफिस नहीं, राइट। फिर G20 1999। जितनी भी डेवलपिंग नेशंस है, दे कम टुगेदर, दे डिस्कस अबाउट हाउ टू इंक्रीज द stability in global trade scenario. That is the purpose of G20। And G20, 85% of global GDP जो आता है ना, almost we can say 2/3 of the global GDP, ये G20 के nations ही contribute करते हैं। G20 के nations contribute करते हैं। इसमें जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है।
फिर कुछ ही और बचे हैं हमारे पास, आई थिंक इतने ही हैं, हाँ इतने ही। OECD हम लोग के पास है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर पेरिस, एस्टैब्लिश 1961, मेंबर्स 36। ये भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक एडवांसमेंट, ग्लोबल कॉमर्स इसकी बात करता है। देन मर्कसर एस्टैब्लिश इन 1995। देन देयर इज द IORARC, ये भी एस्टैब्लिश किया गया था इन 1997। इसको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, RCEP है। देन एक इसमें नहीं है, बिमसेक भी इम्पोर्टेंट है, BMIS, ठीक है, ये सारे हैं। बिमसेक का मेंबर मैंने ये क्यों इंपॉर्टेंट बताया, बिकॉज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। ये मल्टी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इंक्रीज करने के लिए डेवलपिंग नेशन में। और यहाँ पे जो कंट्रीज है ना, ये किस में आती है, ये बे ऑफ बंगाल रीजन में आती है। जो बे ऑफ बंगाल रीजन में कंट्रीज हैं वो इसमें आती हैं। एंड देयर आर टोटल सेवन सेवन मेंबर्स इन दिस अग्रीमेंट। कौन कौन से हैं? बे ऑफ बंगाल रीजन अपने आप याद आ जाएगा। 5 फ्रॉम साउथ एशिया आर देयर, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है, राइट। तो ये हैं सारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन और जो ऑर्गेनाइजेशन हमको फंड, ठीक है। ये हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्टार्टिंग में आई थिंक फर्स्ट क्लास में किसी ने रिक्वेस्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में गोल्स को याद करने के अलावा कुछ याद नहीं रखना। जितने गोल्स दिए गए हैं उनको याद रखना है, वो भी केवल उनके जो हेड्स हैं, उसके अंदर क्या क्या टारगेट्स हैं वो हमको याद नहीं रखना। वी हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जाम, वी आर ऑलरेडी इन द इंस्टीट्यूशन, वी नीड नॉट रिमेंबर एवरी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो जो गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, उनको याद रखना है। उसके अलावा इंडिया ने सॉरी, इंडिया ने क्या विजन दिया, विजन फॉर 2030, विजन फॉर 2070। तो वो इंडिया का क्या विजन है, इंडिया के क्या टारगेट्स है, या फिर वी कैन से हाउ इंडिया हैज परफॉर्म्ड इन द पास्ट फ्यू इयर्स इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अनाउंस कब किया था? इन सितंबर 2015 इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके पहले क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, उनको पहले वो चल रहे थे, उनको हटाया गया एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये आए हैं। देन देयर आर, अंडर दीज गोल्स देयर आर 169 targets that have to be achieved over the next 15 years, that is 2030 agenda। 2030 तक क्या टारगेट्स हैं जो कि नेशंस को अचीव करने हैं अंडर दीज 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये अनाउंस कब किया गया था? इन 2015। देन दीज वर अगेंस्ट डिस्कस, मतलब ये पहले जब डिस्कस किए गए थे इन जून 2012 रियो समिट, Rio+20 समिट में इनको डिस्कस किया गया था। और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो 2015 में इनको खत्म किया गया था एंड देन SDG स्टार्ट हुए। इंडिया ने SDG के टर्म्स में बहुत डेवलपमेंट देखा है। यहाँ पे जो SDG इंडिया ने कैसे डेवलप किया है, SDG की ना रैंक्स होती है, रैंक्स, और वी कैन से देयर आर स्कोर्स इन ईच एंड एवरी सेक्टर, देयर इज स्कोर प्रोवाइडेड टू द नेशंस। तो इंडिया ने यहाँ पे नीति आयोग, इंडिया के लिए नीति आयोग ये स्कोर कैलकुलेट करता है, डिस्कस करता है। तो सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट में फर्स्ट स्कोर इज द टोटल SDG स्कोर। It has increased from 60 to 66 in 2021। मेन इंप्रूवमेंट कौन से एरियाज में रहा है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इन दो एरिया में इंप्रूवमेंट की वजह से इंडिया का स्कोर इंक्रीज हो गया है। आफ्टर दैट अब इसमें, इस इंडेक्स में स्टेट वाइज भी इंडेक्सिंग होती है। स्टेट्स में तो हाईएस्ट केरला का है। नाउ इसमें ना इम्पोर्टेंट है कि जो लेटेस्ट डेटा है वो देखा जाए, बहुत डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट लेटेस्ट कौन सी कंट्री है जो टॉप पे है, कौन सी कंट्री है जो नहीं अचीव कर पाई है, जो अंडर अचीवर है। इसके अंदर भी होते हैं अचीवर्स होते हैं, देन देयर आर द अंडर अचीवर्स, द फ्रंट रो रनर्स। तो उस तरीके से होता है इसके अंदर, बट हमको केवल इंडिया का है। फिर इंडिया वो 2030 एजेंडा के लिए वर्क कर रही है एंड इट हैज प्लेस्ड टू अचीव द नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070, ठीक है। जो ये याद रखना, पंच अमृत, इंडिया ने 5 पंच अमृत दिए हैं
कि वो किस तरीके से उसके टारगेट्स है. सो दीज आर द 5 पंचामृत. अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस बाय द ईयर 2070. ये ना जो हम लोग का यूनाइटेड नेशन COP26 समिट हुआ था, इसमें इंडिया ने प्लेज किया था कि हम ये गोल्स हैं जो बाय द कमिंग इयर्स वी विल अचीव दीज गोल्स. तो फर्स्ट गोल इज टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस बाय द ईयर 2070. अचीव 500 gigawatt non-fossil energy renewable energy capacity by 2030. ये सेकेंड था. थर्ड, fulfilling 50% of its energy requirements from the renewable energy resources by 2030 and reduce the total projected carbon emissions by 1 billion tons till 2030. तो इसको कैसे याद रखना है? ईयर्स याद रखना है. नेट जीरो एमिशन कब तक का टारगेट रखा है? 2070 का. रिन्यूएबल एनर्जी 50% कब का टारगेट रखा है? 2030 का. टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने का कब का टारगेट है? 2030 का. तो इस तरीके से इंडिया ने कैसे कैसे अपने गोल्स रखे हैं उसको याद करना है. एंड देन ऑल्सो कार्बन इंटेंसिटी हैज टू बी रिड्यूस्ड लेस देन 45% बाय 2030. तो या तो 2030 या फिर 2070. चार चीजें 2030 तक है. 2070 तक टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस है, ये इंडिया ने रखा है. इसके अलावा इंडिया ने क्या अनाउंस किया है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड. ये स्कीम है जो कि इंडिया ने अनाउंस की है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी. ये ग्लोबल सोलर एनर्जी को अचीव करने के लिए. उसके अलावा प्लास्टिक हैकाथन 2021, ये भी इंडिया ने लॉन्च किया था टू मेक दैट द कंट्री इज फ्री ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बाय द ईयर 2022. ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है. एंड यस दैट्स इट. तो ये सारा इंडिया का प्रोग्रेस है जो कि याद रखना है. इसके अलावा अब आ जाओ गोल्स पे. 17 गोल्स हैं. इसको याद करने का एक तरीका है जो मैंने कहीं एक बार पढ़ा था. सबसे पहले जब गवर्नमेंट किसी के लिए काम करती है, लेट्स से देयर इज अ स्मॉल गर्ल चाइल्ड. ठीक है, तो उस गर्ल चाइल्ड को गवर्नमेंट ने क्या दिया? सब्सिडीज दी, तो उसकी पावर्टी कम हो गई. व्हेन शी गॉट सम मनी, व्हेन शी गॉट सम एड, शी वेंट टू द मार्केट एंड शी गॉट सम फूड. तो जीरो हंगर. फर्स्ट इज नो पावर्टी, सेकंड इज जीरो हंगर. जब उसको अच्छा खाना मिला, देन शील हैव गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग. उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी. जब उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो फिर वो एब्सेंट नहीं होगी स्कूल में. शील गेट क्वालिटी एजुकेशन. वो स्कूल जाएगी. तो पहले क्या हुआ? पैसे मिले, नो पावर्टी. पैसे मिले तो खाना खाया, जीरो हंगर. खाना खाया तो हेल्थ अच्छी हो गई, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग. हेल्थ अच्छी हो गई, देन क्वालिटी एजुकेशन मिला, स्कूल चले गए. जब स्कूल गए तो वहां पे उसको पढ़ाया गया जेंडर इक्वालिटी के बारे में, दैट विमेन एम्पावरमेंट के बारे में सिखाया गया, जेंडर इक्वालिटी. जब उसने जेंडर इक्वालिटी के बारे में समझा तो उसने ये भी समझा कि उसके घर में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए. तो उसने अपने घर में जाके बोला कि हम लोग को साफ पानी इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटेशन रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए. तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आ गया. उसके अलावा उसने स्कूल में क्या सीखा? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सीखा. तो उसने स्कूल में ये दोनों चीजों के बारे में पढ़ाई, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. तो ये हम लोग के हो गए 7 गोल्स. जब उसको ये सारी एजुकेशन मिल गई तो उसको क्या मिला? डिसेंट वर्क मिला, उसको मिला एम्प्लॉयमेंट. गोल 8, जब उसको स्कूल गई, उसने सीखा जेंडर इक्वालिटी के बारे में, उसने समझा नहीं मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी काम करना है. उसने पढ़ाई की क्लीन वाटर अफोर्डेबल एनर्जी के बारे में, उसको एम्प्लॉयमेंट मिला. किसमें एम्प्लॉयमेंट मिला? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिला. ये हो गया गोल 9. जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिला तो फिर इनइक्वालिटीज रिड्यूस हुई. वो पहले गरीब घर से थी, जब उसको काम मिला तो अपने घर पैसा लेकर जाएगी. विमेन एम्पावरमेंट भी हुआ तो फिर जेंडर इनइक्वालिटी भी कम हुई. जब कम हुई तो वो अपने घर पे, अपने गांव में पैसा लेकर गई. जब वो अपने घर पैसा लेकर गई तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बनी. उसने कंट्रीब्यूट किया अपने एरिया में, हॉस्पिटल्स में डोनेट किया, उसने स्कूल्स में डोनेट किया. तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो सिटीज का डेवलपमेंट हुआ. जब ये चीज हुई, डेवलपमेंट हुआ, तो उसने समझा कि अब उसको भी कंट्रीब्यूट करना है. तो फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, वेस्टेज कम करना है. तो यहाँ तक हो गया कि उस बच्ची का क्या रोल था. इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज पे. गोल 13 है क्लाइमेट चेंज, लाइफ बिलो वाटर,
लाइफ ऑन लैंड। तीनों चीजें, क्लाइमेट एक्शन पूरे हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं, लाइफ बिलो वाटर जो हम लोग का मरीन कल्चर है, एंड लाइफ ऑन लैंड से रिलेटेड है। ये हम लोग के क्लाइमेट आ गए। जब हम लोगों ने देखा ठीक है वर्ल्ड को हम लोगों ने बेनिफिट किया, देन वी मूव टूवर्ड्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक। सो वी नीड टू प्रमोट पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। दीज आर द 17 गोल्स। अगर इस स्टोरी की तरह याद रखेंगे तो हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट गोल नो पॉवर्टी, सेकंड गोल जीरो हंगर, थर्ड गोल प्रमोटिंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस तरीके से हम लोग के ये 17 गोल्स, राइट। फर्स्ट गोल में पावर्टी को कम करना है, सेकंड गोल में सबको खाना पहुंचाना है, जीरो हंगर रखना है, हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर हॉस्पिटल सबको अवेलेबल होने चाहिए, मेडिसिन होने चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन में स्कूल्स में इसके अंदर टारगेट्स भी हैं कि कितने कितने साल तक प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीटली अचीव करनी है, सेकेंडरी एजुकेशन कब तक कंप्लीट करनी है, हायर एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन के अंदर इंडिया ने भी बहुत सारे जो स्वच्छ भारत अभियान है, हर घर नल से जल अभियान है, ये सारा किसके लिए? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर स्किल डेवलपमेंट, है ना, स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एमएसएमई को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज में हम लोग का स्मार्ट सिटी मिशन आ जाएगा, स्मार्ट सिटी मिशन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में जीरो वेस्ट, क्लाइमेट एक्शन, वो तो है ही, क्लाइमेट एक्शन जितने भी एजेंडाज हैं हम लोगों के, लाइफ बिलो वाटर, मरीन को संभालने के लिए, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल। पार्टनरशिप मतलब कि बाकी सारे नेशंस के साथ कौन से अग्रीमेंट्स करने हैं, ये सारी चीजें। तो दीज आर द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब बताइए याद रह जाएगा? गोल्स याद रहेंगे, यस मैम। Yes, ma'am. है ना? तो वही, जितना इंटरेस्टिंग, जो भी आपको इंटरेस्टिंग तरीका लग रहा है याद करने का, उसको याद करो। यस, ओके, गुड। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कि इंडिया का क्या पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से हैं। अब क्योंकि हम लोग बैंकर्स हैं तो हम लोग को बैंक्स एंड क्लाइमेट चेंज भी देखना जरूरी है कि बैंक ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसके लिए। तो फिर बैंक्स ने क्या किया, क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली इज अ मेजर कंसर्न, और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने पिछले कुछ सालों में कुछ डेटा दिया है या फिर कुछ रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। तो फिर एक डेटा उसमें से क्या था कि इंडिया का जो जीडीपी है ये 2.8% से गिरने वाला है, ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये बाय द ईयर 2050 का एक इन लोगों ने बोला है कि अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग इकोनॉमी पे ध्यान नहीं देंगे इस तरीके से, तो फिर हम लोग का जीडीपी बाय 2.8% इट विल fall. So that is why it is important. So here in the financial services task force of sustainable market, ये एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया, द फाइनेंशियल सर्विसेज टास्क फोर्स ऑफ सस्टेनेबल मार्केट्स। इट हैज शोन हाउ बैंकिंग सेक्टर कैन सपोर्ट दिस ट्रांजिशन, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज में बैंकिंग सेक्टर हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इस टास्क फोर्स का नाम याद रखना है, फाइनेंशियल सर्विसेज टास्क फोर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसने बोला पहला तो बेंचमार्किंग द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, बैंक्स लोन्स देते हैं, sustainable financing would be something like we are giving loans to the present generation without compromising on the needs for the further generations. तो फिर sustainable financing for further investment, तो benchmark किया कि क्या definition। Second, undertaking scenario analysis in one particular scenario, किस एरिया में लोन देना या फाइनेंस देना इज मोर प्रॉफिटेबल, तो सिनेरियो का एनालिसिस करना है। ऐसा ना हो कि केवल इंडस्ट्रीज को ही हम लोग लोन दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन और इंक्रीज होगा। एंड देन थर्ड इज असेसिंग द रिस्क अपॉर्चुनिटी, जो हम लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं ना, स्वॉट एनालिसिस, वो उसका भी हर एक इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो उसमें बैंक्स फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, दे प्रोवाइड फाइनेंस।
तो उसमें असेस करना कितना रिस्क है, कितनी अपॉर्चुनिटी है. सो बैंक्स कैन डेफिनेटली प्ले अ की रोल. नाउ इंडिया में अगर प्रोग्रेस देखें, सो इंडिया हैज स्टार्टेड एम्फसाइजिंग ऑन द ग्रीन फाइनेंस एज अर्ली एज 2007. इसमें आरबीआई ने 2007 में एक नोटिस इशू किया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग रोल ऑफ बैंक. यहाँ पे उसने बताया था ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इम्पोर्टेंस क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये आरबीआई की रिपोर्ट थी इन 2007, इसको याद रखना है. आरबीआई ने रिपोर्ट दी थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि इसमें बैंक्स का क्या रोल होने वाला है फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. पहला ये चीज हुआ. तो इसमें इसके अलावा 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज गिवन, एंड किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं उनको मिटिगेट करना है, ये बात इस वाले प्लान के अंदर थी. इट वाज अ विजन टू आउटलाइन द पॉलिसी फॉर मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका ईयर याद रखो, एनएपीसीसी का ईयर याद रख लो. इन विच ईयर, ये भी मल्टीपल स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. उसमें होगा द नेशनल प्लान ऑन एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर. तो इन द ईयर 2008. फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट, पीसीएफ, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर इसको फॉर्म किया गया था इन 2011 फॉर ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया. जितनी भी एजेंसीज है जो कि ग्रीन फाइनेंस मतलब लोन्स दैट डू नॉट कॉज हार्म टू द क्लाइमेट, या फिर जो ग्रीन, जैसे कि सोलर एनर्जी पावर प्लांट किसी को स्टैब्लिश करना है, कोई प्राइवेट एजेंसी या पब्लिक एजेंसी है, तो फिर उसको लोन प्रोवाइड करना. तो जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड लोन्स होते हैं वो ग्रीन फाइनेंस के अंदर आता है. तो किस तरीके से कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो ग्रीन फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे उनको कोऑर्डिनेट करना. उसके अलावा किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रूल्स दिए थे, इसमें आए थे क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट में सस्टेनेबल फाइनेंस एनवायरमेंट बेनिफिट्स के लिए. जैसे कि एक तो हम लोग ने सोलर पावर प्लांट की बात की, उसके अलावा ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड, एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड, तो ये ग्रीन फाइनेंस होता है. फिर उसके अलावा 2012 में सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स दिए गए थे. सेबी ने बोला था कि जो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज हैं बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, दे नीड टू पब्लिश एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट सिंस 2012. उन लोगों को बताना है कि उनकी जो जो ये 100 लिस्टेड एंटिटीज हैं, टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको बताना है कि उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही है, कितना उन्होंने जनरेट किया है, पोल्यूशन कितना जनरेट किया है, उसके अलावा उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं टुवर्ड्स कवरिंग दोज पोल्यूशन या हार्मफुल इफेक्ट्स. तो वो सेबी ने किया था. सेबी ने गाइडलाइंस दी थी ग्रीन बॉन्ड इशुएंस से रिलेटेड. ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है, किसी को पता है ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड्स जो इशू कर जाते हैं वो क्या होता है? अच्छा, एक तो दिया हुआ है बॉन्ड. बॉन्ड है मतलब कि डेफिनेटली ये कुछ मनी इंस्ट्रूमेंट है ना. तो ग्रीन बॉन्ड इज अ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट. ये एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेसिफिक क्लाइमेट रिलेटेड या फिर जो एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए. तो ग्रीन बॉन्ड सेबी ने इशू किया था. ग्रीन बॉन्ड्स किस तरीके से एक्सचेंज करने हैं, किस तरीके से ट्रेड करे जाने हैं नेशन में. एंड ग्रीन लेंडिंग को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर लिया गया है 2015 में. जो स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स हैं अब वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आते हैं. ये भी एक स्टेप लिया गया है. बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये बैंकिंग ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करते हैं, तो ये आ जाता है स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी हैव बीन इंक्लूडेड एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन 2015. ठीक है. तो ये सारे स्टेटमेंट्स अगर आप पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि आपको एग्जैक्टली नहीं याद हो रहे हैं, फिर भी आपके दिमाग में, तो अगर वो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे ना, आप सॉल्व कर लोगे कि हाँ कहीं तो पढ़ा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रिन्यूएबल एनर्जी भी आती है, तो वो ग्रीन लेंडिंग का पार्ट हो जाता है. तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर ने लिए हैं. और ग्रीन बॉन्ड्स की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है. issued by sovereign entity, intergovernmental groups, alliances and corporates aim that the proceeds of the bonds are utilized for projects classified as environmentally sustainable. जैसे कि कहा था ना फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स हैं,
तो जो भी इनकम इससे जनरेट होगी उस इनकम को केवल इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा सकता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स, याद कर लो। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर छोटा सा है तो उसमें से यही सारी चीजें पूछी ही जाएंगी। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, ग्रीन लेंडिंग क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लास्ट टॉपिक है, हाँ बस ये लास्ट टॉपिक है, थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो रही होगी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? voluntarily incorporate economic, social and environmental obligations। voluntarily, voluntary मतलब अपनी मर्जी से, यानी कि जो भी बिजनेस ऑपरेशन है दे नीड टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल एंड environmental concern if they want to achieve long term growth and give a beneficial impact on the environment, employees, consumers, shareholders and communities। तो अगर वो लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाह रहे हैं और एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाह रहे हैं तो उसके लिए उन लोग को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट करना होता है। इंडिया में सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड लीगल सपोर्ट। तो लीगल सपोर्ट है इंडिया में सीएसआर के लिए अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। मोर ओवर शेड्यूल 7, इसको याद नहीं रखना कोई बात नहीं, ओवरऑल डायरेक्शन देता है सीएसआर एफर्ट्स के लिए। अब यहाँ पे एसडीजी इम्प्लीमेंटेशन में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम लोग यही तो बात करते हैं, कुछ इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग जब भी कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, व्हेन द कॉर्पोरेट्स आर वर्किंग, सो दे नीड टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे शुड नॉट, दे शुड अंडरस्टैंड दैट creating pollution or creating their products at the expense of more pollution is not right. So there's a corporate social responsibility towards their nation. तो ये हो जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। दैट्स इट, इतना ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। मेन क्या है, बस ये जो गोल्स है इनको याद रखो और इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, इंडिया का क्या प्रोग्रेस है, ये वाला पार्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करें, किसी को कोई डाउट है या फिर क्वेश्चंस करें? क्वेश्चन स्टार्ट करें। मैडम एचडीआर एक बार क्लियर कर दें। एसडीआर, ओके, हाँ अच्छा, हाँ बोला था हम लोगों ने। एसडीआर जो है ये आईएमएफ की करेंसी है। आईएमएफ एक मॉनेटरी एसेट की तरह या अपने बास्केट ऑफ करेंसी की तरह एसडीआर को यूज करता है, ठीक है। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये रिजर्व एसेट है, करेंसी की तरह यूज करते हैं, नॉट एग्जैक्टली करेंसी, रैदर है ना बास्केट ऑफ 5 करेंसी। इसके अंदर बास्केट ऑफ 5 करेंसीज को याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन इसी से आएगा अगर आएगा तो यूएस डॉलर है उसके अंदर, फिर पाउंड स्टर्लिंग है, उसके अलावा हम लोगों का यूरो है, देन जापानीज येन है एंड रेनमिनबी, चाइनीज रेनमिनबी। ये 5 है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक तरीके से हम लोग को राइट्स देता है या कोटा देता है, ठीक है। तो सब मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की तरह एक्ट करता है। तो जैसे इंडिया के हम लोग बात करते हैं ना, आप लोग देखोगे कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आता है, तो गोल्ड आता है, फॉरेन रिजर्व आता है, इवन एसडीआर आता है। तो एसडीआर एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो अगर कोई भी कंट्री है वो करेंसी उसने सबमिट करके रखी हुई है आईएमएफ के पास, उसने कुछ पैसा जमा करके रखा हुआ है, तो एसडीआर एक्सचेंज कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है एसडीआर को। तो वो उसके एक मॉनेटरी एसेट की तरह वर्क करेगा, राइट। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स कितनी करेंसी में होल्ड कर रही हूँ इन द फॉर्म्स ऑफ एसडीआर, एंड एसडीआर कंटेन्स दीज 5 करेंसीज ऑफ द नेशन, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए तो फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements accurately reflects the principle of national treatment as defined by WTO? देखिए भाई, अगर थ्योरी में नहीं भी है तो फिर भी आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो। एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा।
नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है? नेशनल ट्रीटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ए, ए होगा मैडम। अच्छा ठीक है, और लोग आंसर करो, बाकी लोग भी आंसर करो। आंसर कीजिए। नेशनल ट्रीटमेंट रिक्वायर्स मेंबर कंट्रीज टू एक्सटेंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट रेट्स to other WTO members. Domestic and foreign products are subject to the same regulations once they enter a country's market. Member countries to import higher tariffs applicable only to the agricultural products. सब लोग ए बोल रहे हैं। नहीं, ए नहीं है, आंसर है बी। WTO कभी भी टेरिफ्स लगाने की बात करता ही नहीं है। प्रेफरेंशियल टेरिफ रेट मतलब प्रेफरेंस के हिसाब से, मतलब जो एक कंट्री है अगर वो प्रेफरेंशियल टेरिफ लगा रही है, मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने चाइना को अलग टेरिफ लगा दिया, जापान को अलग टेरिफ लगा दिया, यूएस को अलग टेरिफ लगा दिया, बांग्लादेश को अलग टेरिफ लगा दिया। ये नहीं करना। WTO क्या बोलता है कि डोमेस्टिक और फॉरेन प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू द सेम रेगुलेशंस एंड टैक्सेस। मतलब कि जैसे ही किसी और कंट्री का मेरे कंट्री में गुड्स आ रहा है, फिर मेरी कंट्री का किसी और कंट्री में जा रहा है, तो उनको सेम प्राइसेस मिलेंगे। टैरिफ लगाने का मतलब क्या होगा? प्राइस इंक्रीज हो गया। चाइना में जो चीज अगर 20 रुपए की मिल रही है, अगर इंडिया ने टैरिफ लगा दिया तो वो इंडिया में 30 रुपए की मिलती है ना। या फिर चाइना को यहाँ से अगर कुछ खरीदना है तो उसको महंगे में मिलेगा। तो WTO क्या बोलता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन करो। WTO टॉक्स अबाउट नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जितनी भी गुड्स हैं वो एंटर करें, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वेरी गुड। ठीक है, ये याद रखिए, नेशनल ट्रीटमेंट मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ट्रीट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज एज सेम वंस दे एंटर द कंट्रीज मार्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड रेमेडीज विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ WTO। ट्रेड रेमेडीज क्या होता है? ट्रेड रेमेडीज, ट्रेड रेमेडीज सच एज एंटी डंपिंग मेजर्स। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग, डंप करना होता है ना, एक फेंक देना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट होता है, यहाँ पे कोई चीज हाई प्राइस पे बेचते हैं, एंड जो फॉरेन मार्केट होता है वहां पे कोई चीज कम प्राइस पे बेचते हैं। तो ये फॉरेन जो कंट्री, अगर मैं अपना सामान जापान में सस्ता बेचूंगी तो ये उसका डोमेस्टिक मार्केट को खराब कर देगा। तो एंटी डंपिंग मतलब कि ये नहीं कर सकते। Trade remedies such as anti-dumping are explicitly prohibited under WTO rules. Trade remedies the members can use to protect their domestic industries from unfair trading practices, can be applied to imports from developing countries, not from developed, exclusively used for promoting free trade and reducing tariff barriers. चलिए आंसर बताइए। डी। अच्छा, और बताइए, और लोग आंसर करो। डी, ओके। और बी, बी, डी। अच्छा, बी या डी में आ रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ट्रेड रेमेडीज, रेमेडी है ना, रेमेडी मतलब क्या होता है? कुछ ठीक करना। तो टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये होता है ट्रेड रेमेडीज। डी ऑप्शन है एक्सक्लूसिवली यूज फॉर प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एंड रिड्यूसिंग टेरिफ बैरियर्स। नहीं, ये तो नहीं है, फ्री ट्रेड प्रमोट करने के लिए नहीं है, ये रेमेडीज है। तो अगर फ्री ट्रेड की वजह से कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है तो कुछ रेमेडीज है जो कि यूज कर सकते हैं, कुछ प्रोटेक्शन है जो कि हम यूज कर सकते हैं, जैसे जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज है, जो नई नई इंडस्ट्रीज है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो डेवलपिंग नेशन है वो कर सकते हैं। पहला क्या, एंटी डंपिंग मेजर्स को प्रोहिबिट तो करेगा ही नहीं, वो तो प्रमोट करेगा एंटी डंपिंग मेजर्स को। और थर्ड क्या है, इम्पोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, नहीं ये भी नहीं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो
protect their domestic industries from unfair trading practices. Unfair trading practices एक तो dumping हो गया, hedging हो गया, arbitration हो गया, उन सब से protect करना. Correct answer is option B. Next, which of the following statements accurately describe the role and functions of the IMF, International Monetary Fund? IMF के बारे में हमने पढ़ा है. IMF का role, IMF provides long-term development loans to the low-income countries. One of the IMF function is to act as a lender of last resort facing BOP. Solely provides grants to countries experiencing acute humanitarian crisis. Or IMF countries are required to peg their currencies to the SDR to maintain exchange rate stability. Question number 3. Question number 3 का आंसर. Question number 3. डी. अच्छा, और फंक्शंस पूछा गया है. रोल एंड फंक्शंस. रोल एंड फंक्शन बी. ओके. और डी. रोल की बात हो रही है तो रोल क्या है? लेंडर ऑफ ला, हमने क्या पढ़ा था? बीओपी प्रॉब्लम, स्टेबलाइजेशन, है ना. आईएमएफ क्या कर रहा है? स्टेबलाइजेशन देख रहा है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, बीओपी की प्रॉब्लम्स को देख रहा है. तो यहाँ पे फेसिंग बीओपी प्रॉब्लम्स, तो लास्ट रिजॉर्ट की तरह वो लोन्स उन कंट्रीज को देते हैं जिनके यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम चल रही है. तो ये इसका रोल है. अब ये जो है ना, member countries are required to peg their currencies to the SDR to maintain exchange rate stability. ये जरूरी नहीं है. ये जरूरी नहीं है. अगर है भी, SDR में करते भी है तो वो वॉलेंटरी होता है. और दूसरा, ये उसका रोल नहीं है. रोल तो ये हुआ ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करे. तो आईएमएफ का रोल क्या है? टू एक्ट एज अ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू मेंबर कंट्रीज फेसिंग बीओपी प्रॉब्लम. बी इसका सही आंसर है. बी. जिसने भी बी आंसर किया है, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक. नेक्स्ट, which of the following statements accurately describes the objectives and characteristics of ASEAN, Association of Southeast Asian Nations? ASEAN के बारे में पूछा है. ASEAN aims to establish a single currency for all the member countries to promote economic integration. ASEAN primarily focuses on political and military alliances. ASEAN promotes regional cooperation, economic integration, cultural exchanges. Or ASEAN is only open to the Southeast Asia and have similar political systems. सब लोग सी कर रहे हैं. इसका आंसर सबका सी आ रहा है. हाँ ठीक है, सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. रीजनल कोऑपरेशन देता है, फाउंडेड इन 1967. ये जैसे पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इन सब की बात करता है. केवल साउथ ईस्ट एशिया है ये जरूरी नहीं है. उसके अलावा क्या है? मिलिट्री अलायंसेस नहीं है, एंड सिंगल करेंसी यहाँ पे नहीं यूज होती है. सो सी इज द राइट आंसर. रीजनल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंजेस. वेरी गुड, ये सबका सही आया. फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following statements accurately describes the concept of economic integration? अब ये बताइए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स द कंप्लीट, खुद से पढ़िए, खुद से पढ़िए. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ जी. Involves the complete elimination of all trade barriers. Economic integration refers to the process of merging the economies. Integration entails the gradual removal of trade barriers, focuses on achieving the common currency and fiscal policy. C. Okay. B. और आंसर सब लोग सी बोल रहे हैं. हाँ, वेरी गुड. सी इज द राइट आंसर. Gradual removal of trade barriers and the coordination of economic policies. ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स हो सारे नेशंस को. अब इसमें ना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल्स होते हैं. जी, इसकी बात हो रही है, फ्री ट्रेड की बात हो रही है. बैरियर्स हटा दो तो दैट कम्स अंडर द फ्री ट्रेड. ये सबसे लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है जिसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया.
इसके बाद आ जाता है कस्टम्स यूनियन, ये होता है सेकेंड लेवल का। फिर आ जाता है कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट। फिर आ जाता है इकोनॉमिक यूनियन, एंड देन फाइनली सबसे ऊपर होता है पॉलिटिकल यूनियन। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। फ्री ट्रेड में टेरिफ्स हटाते हैं, मेंबर नेशंस एक दूसरे पे टेरिफ हटाते हैं। जैसे कि एशियन हो गया, एशियन में फ्री ट्रेड है, एशियन में जितने भी नेशंस है वो एक दूसरे को फ्री ट्रेड करते हैं। कस्टम यूनियन में फ्री ट्रेड तो होता ही है, उसके साथ साथ बाकी की जो कंट्रीज होती हैं उसमें कॉमन टेरिफ होता है, कॉमन टेरिफ। मतलब जैसे इंडिया एशिया में है, तो वो एशियन के जो नॉन मेंबर्स हैं वो उनके साथ सारी कंट्रीज कॉमन एक्सटर्नल टेरिफ करेंगी। फिर थर्ड लेवल होता है कॉमन मार्केट। यहाँ पे केवल गुड्स ही नहीं बल्कि कैपिटल सर्विसेज का फ्री मूवमेंट होता है। तो ये नेशनल रेगुलेशंस जो होते हैं ये अलग होते हैं, बट फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज कैपिटल ये भी चलता है, केवल प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि सर्विसेज भी। तो ये होता है कॉमन मार्केट। फिर इकोनॉमिक यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन में फ्री मूवमेंट भी होता है, टैक्स रेट्स वगैरह भी यहाँ पे सेम हो जाते हैं। इकोनॉमिक यूनियन में टैक्स रेट भी सेम हो जाते हैं, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी भी सेम हो जाती है। एंड देन फाइनली पॉलिटिकल यूनियन में क्या होता है, गवर्नमेंट भी कॉमन हो जाती है, गवर्नमेंट भी कॉमन हो जाती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ये हम लोग का किस में आ जाएगा, पॉलिटिकल यूनियन में आ जाएगा। ट्रेड बैरियर्स अमंग कंट्रीज लीडिंग इनटू अ सिंगल यूनिफाइड मार्केट, कॉमन मार्केट में आ जाएगा। फिर उसके अलावा एक्सक्लूसिवली फोकसेस ऑन अचीविंग कॉमन करेंसी, ये हम लोग के इसमें आ जाएगा, ईयू में आ जाएगा। एंड फिस्कल पॉलिसी अमंग द नेशंस, तो ये आ गया ईयू में। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जब बात हो रही है तो इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रेड बैरियर्स, ये सारी चीज। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये जो लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, लोएस्ट लेवल पे फ्री ट्रेड, हाईएस्ट लेवल पे हम लोग का पॉलिटिकल यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements accurately describe the sustainable development goals? इसमें से कौन सा statement sustainable development goals के लिए सही है? Options: SDGs were adopted at the UN in 2000 and consists of 15 goals. Framework for addressing the environmental challenges includes related to poverty eradication, gender equality, clean water, and legally binding agreements that all countries need to implement without exception. C. हाँ, वेरी गुड, सबके आंसर सी आ रहे हैं। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 15 गोल्स नहीं है, पहले तो 17 गोल्स हैं। क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पे ही केवल बात नहीं करता है, बहुत सारी चीजें, पावर्टी एरेडिकेशन हो गया, जेंडर इक्वालिटी। एंड ये ना वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी, लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं होते हैं, एक्सेप्शंस भी होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज को अगर सेम रूल्स दे दिए जाएंगे सो दैट वुड नॉट बी फाइन, दैट वुड बी डिस्क्रिमिनेटरी। तो एक्सेप्शंस आर देयर, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू, हाँ अब इसके लिए हम लोग को गोल्स याद होने चाहिए। विच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर पर्टिकुलरली इंटर रिलेटेड एंड एड्रेस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन पावर्टी, जेंडर इक्वालिटी एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर? कौन से दो गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं? बताइए, कौन से गोल्स है जिनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स? जेंडर इक्वालिटी, पावर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर। एडी, एनोडोमिनाई, ईडी, ईडी कौन सा है, ए या डी? ए या डी, एक आंसर बताइए। डी, ए, ए, यस वेरी गुड, ए, ए इज द राइट आंसर। क्वालिटी एजुकेशन, SDG 4 एंड SDG 10 जो कि है रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब इस क्वेश्चन में ना मैंने क्या किया, इसको चेंज करके यहाँ पे हर एक SDG के सामने उसका गोल भी लिख दिया है। बट जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लिखा हो, आपको डायरेक्टली यही दे दिया जाएगा, SDG 4, SDG 10, SDG 1। तो आपको याद रखने होंगे कौन सा गोल किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन है और SDG 10 है रिड्यूस इनइक्वालिटी, एजुकेशन की बात हो गई।
हेल्थ केयर की बात होगी, जेंडर इक्वालिटी की बात होगी, तो जेंडर इक्वालिटी रिड्यूस इनइक्वालिटी में आ गया। सो द राइट आंसर इज 4 and 10, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which of the following options is not included in the sustainable development parameters? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? जेंडर इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, इंटरजेनरेशनल एंड इंट्राजेनरेशनल इक्विटी, ग्रोइंग एनुअली, नन ऑफ द अबव। टू। अच्छा, आप पूछ रहे हैं हमसे टू है क्या? अब आया सही आंसर, नन ऑफ द अबव। ये पैरामीटर्स है ही नहीं, नन ऑफ द अबव। जेंडर इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, नहीं ये तो पैरामीटर है ना, इक्वालिटी हो सकता है, इंटरजेनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, ग्रोइंग एनुअली, ये भी नहीं। नन ऑफ द पैरामीटर्स, इसमें से एक भी पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर्स क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल, ये पैरामीटर्स है। टू का मतलब क्या है? इंटरजेनरेशनल। इंटरजेनरेशन मतलब जनरेशन के अंदर, जैसे ये जो जनरेशन चल रही है, अभी की जो पॉपुलेशन है, ये हो गई इंटरजेनरेशन, इंट्रा जनरेशन एंड इंट्रा जनरेशन, इंटरजेनरेशन बिटवीन टू पॉपुलेशन, बिटवीन टू जनरेशन। जनरेशन मतलब एक जनरेशन है जो कि अभी यंगस्टर्स है, अंडर 16, एक है जो अबव 16 है, वर्किंग एज में, एक है जो रिटायर्ड है। तो ये हो गया इंटरजेनरेशनल और इंट्रा जनरेशन, बिटवीन जनरेशन, ये मतलब है इसका। लेकिन ये पैरामीटर्स नहीं। पैरामीटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पैरामीटर्स क्या है बताइए, कौन बताएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पैरामीटर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पैरामीटर्स। कोई ट्राई करो, खुद से सोचो ना, मैंने तो यहाँ पे बताया। अच्छा, तो बता ही चुकी हूँ, ये भी नहीं बता रहे हो आप? सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल बताया तो, सामने लिखा हुआ है। सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, ये पैरामीटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर, विच ऑफ द अबव इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? स्वाति रंगोला जी, यस वेरी गुड, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट। नहीं, उतने ही है, सोशल, डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, 3 पिलर्स है, कल्चरल नहीं। हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द अबव इज और आर नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? इसमें से कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं? मेंटेन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेन डायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ एरेबल लैंड, प्रिजर्व अ डायनेमिक वाटर रिसोर्स बैलेंस, to lead about a substantial though not always disastrous change in the environment. बताइए, क्वेश्चन नंबर 9, डी। हाँ जी, और बताओ, और लोग आंसर करो, डी। आंसर करते टाइम सब लोग गायब हो जाते हैं। और बताइए, बाकी सब लोग भी ट्राई करो, डी। हाँ ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। टू लीड अबाउट अ सब्सटैंशियल दो नॉट ऑलवेज डिजास्टरस चेंज, ये तो लिखा ही नहीं है ना कि थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज होना चाहिए, तो कहीं नहीं लिखा है। बाकी लगे कॉमन नॉलेज के हिसाब से, अगर आपने एग्जैक्टली सारे टारगेट्स नहीं याद किए क्योंकि हम लोग नहीं फोकस कर रहे हैं, तो भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हो सकता है, हेल्थ में आ सकता है, मेंटेन डायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ एरेबल लैंड, लाइफ ऑन लैंड के अंदर आ सकता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, डायनेमिक वाटर रिसोर्स बैलेंस, ये भी आ सकता है, क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन, उसके अलावा सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में आ सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा नहीं है? सब्सटैंशियल दो नॉट ऑलवेज डिजास्टरस चेंज इन द एनवायरमेंट। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, the 2030 agenda for SDG acknowledges that all the governments must promote action in the important areas listed below. 2030 एजेंडा है एसडीजी का, वो क्या प्रमोट करता है? गवर्नमेंट्स को क्या प्रमोट करना है, कौन से एरियाज में वर्क करना
बताइए। 10 का आंसर, 10 का आंसर। जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है याद कीजिए किस किस के बारे में। डी। फोरसाइट किसके अंदर आता है? फोरसाइट कौन से गोल में है? फोरसाइट कौन से गोल में है? फोरसाइट तो किसी गोल में नहीं है। 10 नहीं है। सी, पीपल प्लानिट वेल्थ प्लांट्स एंड कोऑपरेशन नहीं। ए, हाँ ए सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। पीपल है, पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, प्लानिट है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, प्रोस्पेरिटी गोल नंबर 16 प्रोस्पेरिटी के बारे में ही है, पीस प्रोस्पेरिटी। पीस भी आ गया गोल नंबर 16 में, कोलैबोरेशन आ गया गोल नंबर 17 में। कोलैबोरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये गोल 17 में आ गया, है ना। तो ये ए सही आंसर। 2030 एजेंडा ये सारी चीजों पे फोकस करता है। पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ओके, बस इतना ही आज के लिए, इतना ही है। बताइए, कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड? थैंक यू। अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सारे प्रैक्टिस कीजिए। देन वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। जी, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।